अब हम आते हैं कि भारत में राष्ट्रीय नियोजन क्यों अपनाया गया, यानी नेशनल प्लानिंग। नियोजन हमने जाना, योजना का अर्थ हमने समझा, योजना की आवश्यकता भी हमने समझी, और ये भी जाना कि कुछ देशों में योजनाबद्ध तरीके से विकास किया गया, उसके अच्छे परिणाम भी निकले, और योजनाबद्ध विकास के क्या मायने हैं। अब यदि हम उसको छोटे दायरे में देखें, आखिर भारत में क्यों हमने योजनाबद्ध विकास की बात की, कॉजेज ऑफ नेशनल प्लानिंग इन इंडिया। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अब हम थोड़ा जानने की कोशिश करें कि हमने आखिर क्यों इसको चुना। पहली बात, भारत लंबे समय से परतंत्र था, बहुत लंबे समय था, और उसके सामने एक अब मौका था अपने को विकसित करने का। तो पहला कारण तो ये हुआ, एक बहुत बड़ा मौका बहुत वर्षों बाद आया था विकास के मार्ग पर तेजी से बढ़ने का। दूसरा कारण, सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत चिंताजनक थी। सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत चिंताजनक थी, इसका मैं पूर्व में जिक्र कर चुका हूँ। तीसरा कारण, बेरोजगारी की बढ़ती समस्या, बढ़ती जनसंख्या। चौथा कारण, कृषि की दयनीय स्थिति। पांचवा कारण, बहुत कमजोर औद्योगिक ढांचा। छठवां कारण, परिवहन और बैंकिंग और बीमा, जो 20वीं शताब्दी के व्यापारिक विश्व में बहुत महत्वपूर्ण बातें थीं, इनकी कमी, परिवहन, बैंकिंग और बीमा आदि की। और इन सब के साथ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, इन सब के साथ भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। इस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को स्थापित करना स्वयं में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, राष्ट्र निर्माण की चुनौती के तहत। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सपने को साकार करना तभी संभव था जब इस व्यवस्था के तहत हम विकास देखें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कुछ ऐसे कारण थे जिसने हमारे नीति निर्धारकों को भारत में योजनाबद्ध तरीके से भारत में विकास के मॉडल की खोज के लिए विवश किया। और इन कारणों के बाद जब उनकी नज़र पड़ी रूस पे, सोवियत संघ पे, वहाँ के विकास पर, तो उन्होंने पाया, उनको लगा कि सोवियत संघ का विकास का मॉडल हमारे लिए अच्छा होगा। सोवियत संघ की बात करें तो 1917 में सोवियत संघ में क्रांति होती है और वहाँ साम्यवादी शासन लागू होता है। उसके पहले 1917 के पहले जैसी स्थिति सोवियत संघ की थी, भारत की कमोबेश वैसी ही आर्थिक स्थिति, दरिद्रता चरम सीमा पर, गरीबी, भूखमरी, देश की विशालता, भौगोलिक विविधता आदि आदि, यही स्थिति सोवियत संघ की भी थी। तो इसलिए परिस्थितियां बराबर थीं। अब सोवियत संघ में देखा गया कि 1917 में क्रांति हुई, सरकार बदली, साम्यवाद आया और साम्यवादी व्यवस्था में सरकारी नियंत्रण आया, और उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था लागू की गई। उस योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बहुत अच्छे परिणाम विश्व में दिखाई दिए, और सोवियत संघ, जो एक अत्यंत ही पिछड़ा हुआ देश था, वो अब महाशक्ति की दौड़ में बहुत कम समय में शामिल हो गया। परिणाम क्या हुआ कि लोगों ने सोवियत मॉडल को सुझाया, सोवियत मॉडल की पैरवी की। वहाँ निर्धारित समय में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के जो प्रयास हुए, उसके कारण आर्थिक समृद्धि की दिशा में बड़ी तेजी से प्रगति देखी गई, बहुत सफलता प्राप्त हुई। निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित समय में प्राप्त करने का प्रयास, ये जो सोवियत संघ का जो आर्थिक विकास का मॉडल था, उसने हमें काफ़ी प्रेरित किया। और इसीलिए
हमने रूस और अन्य साम्यवादी देशों की सफलता से प्रभावित होकर भारत में भी अनुभव किया कि हमें भी इसी तरह की नियोजित अर्थव्यवस्था को लागू करना होगा। दूसरे शब्दों में, जो प्रारंभ में मैंने कुछ कारण बताए कि क्या क्या दिक्कतें थी, क्या क्या समस्याएं थी, और फिर इन समस्याओं के निराकरण के लिए जब हमने विश्व के मॉडल्स को देखना शुरू किया तो पाया कि रूस का मॉडल हमारे लिए बेहतर है, और इसके कारण मैंने बता दिया आपको। तो अंततः रूस के मॉडल को हमने अपनाने का प्रयास किया और अपनी देश की जो आर्थिक विषम स्थिति थी उससे उबरने के लिए नियोजन ही सर्वश्रेष्ठ मादा माना गया। नियोजन के बिना भारत में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास संभव नहीं होगा, ऐसा माना गया। इसीलिए भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। तो अब हम समझ गए हैं कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था क्यों लागू की गई, कारण और प्रेरणा कहाँ से मिली, ये हम समझ गए। ये जो नियोजित अर्थव्यवस्था का जो निर्णय है वो ऐसे ही नहीं लिया गया, इसके पीछे कुछ और भी बातें थीं, कुछ और भी उदाहरण थे। मायने कि केवल सोवियत संघ में ही वो सफल हो गया है या सोवियत संघ की नियोजित अर्थव्यवस्था से प्रेरित होकर हमने लिया, ऐसा नहीं, कुछ और भी उदाहरण थे, कुछ और भी बातें थीं। तो आखिर हमने नियोजित क्यों अपनाया? पहला कारण आप मान लीजिए सोवियत संघ का उदाहरण। दूसरा कारण ये था कि 1930 के आसपास यूरोप में महामंदी हुई, जिसे हम कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, अंग्रेजी में द ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक महामंदी। महामंदी क्या है, इसके क्या परिणाम होते हैं, इसे आप अर्थशास्त्र में पढ़े होंगे, पढ़ लेंगे। अभी आप ये जानें कि महामंदी का जब कोई देश शिकार होता है तो उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, और उसका इलाज कैसे करें ये समझ में नहीं आता। 1930 का काल इसी आर्थिक महामंदी का काल था। पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था और अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। इसी काल में यूरोप ने बहुत बड़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया था। दूसरे शब्दों में, पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। वहीं दूसरी ओर इसी काल में सोवियत संघ नियोजित विकास के नाम पर प्रगति कर रहा था। किसी तरह उसने आर्थिक मंदी से अपने को बचाने में सफलता पाई, और 1940 से 50 के दशक में नियोजन के माध्यम से आर्थिक विकास किया, अर्थव्यवस्था में सुधार किया, पुनर्निर्माण किया, और सारे संसार में उसने दिखा दिया कि नियोजित अर्थव्यवस्था की सफलता के पीछे ये कारण हैं। और इसीलिए हम आर्थिक महामंदी के दौर से सकुशल निकल चले। अर्थात सोवियत संघ का मॉडल एक ऐसा मॉडल निकला जो इस तरह की वैश्विक आर्थिक कठिनाइयों से उबर सका, और उसने दुनिया को प्रेरित किया। जब दुनिया प्रेरित हुई तो भारत भी कैसे अछूता रहता। जापान और जर्मनी ने भी दूसरे विश्व युद्ध के कारण जो आर्थिक तंगी हुई थी उसे झेलते हुए उसने भी नियोजन के द्वारा अपने आर्थिक विकास का रास्ता चुना और आर्थिक प्रगति की, जापान और जर्मनी ने भी। तो कुल मिला के दिखने लगा कि अर्थव्यवस्था के विकास का जो प्रयास है वो यदि नियोजित हो, वो यदि प्लान्ड हो, योजनाबद्ध हो, तो निश्चित रूप से विकास होता है। तो दूसरा कारण तो ये हो गया, और इसीलिए हम फिर सोवियत मॉडल को एक भारतीय पृष्ठभूमि में एक आदर्श मॉडल मानते हुए उसे अपनाने का प्रयास करते हैं कुछ हद तक, जिसमें नियोजन शामिल है, जिसमें सरकारी नियंत्रण शामिल है। ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसे आर्थिक अर्थव्यवस्था या ऐसे आर्थिक विकास की ओर हम अग्रसर होते हैं। तीसरा कारण
सोवियत संघ के इन उदाहरण से और अन्य देशों के उदाहरण से प्रेरित होकर और साथ ही वामपंथी विचारों से प्रेरित होकर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। 1938 में, यानी भारत की स्वतंत्रता से पूर्व ही, काफ़ी पहले ही भारत के भावी अर्थव्यवस्था के ढांचे पर चर्चा शुरू हो चुकी थी और उस चर्चा के दरमियान 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो साम्यवादी विचारधारा से काफ़ी कुछ प्रभावित थे, समाजवादी विचारधारा से काफ़ी कुछ प्रभावित थे, उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है। और ये समिति अपनी रिपोर्ट में साफ कहती है कि आर्थिक विकास के लिए औद्योगीकरण आवश्यक है। पहली बात तो ये औद्योगीकरण की आवश्यकता पर बल। दूसरा, आधारभूत उद्योग, खनिज संसाधन, रेल और जल मार्ग पर सरकारी नियंत्रण, जिसकी बात मैंने प्रारंभ में की है कि जो राष्ट्रीय मामले हैं, राष्ट्रीय हित के मामले पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए भी हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की रिपोर्ट का दूसरा बिंदु यही था कि जितने आधारभूत उद्योग हैं, स्टील, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, ऐसे जो आधारभूत उद्योग हैं उस पर, खनिज संसाधनों पर और रेल और जल मार्ग पर, इस पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। तीसरी बात जो इस रिपोर्ट में कही गई, जमींदारी प्रथा को पूरी तरह से उसको समाप्त किया जाए। दूसरे शब्दों में, तत्कालीन जो आर्थिक व्यवस्था का ढांचा था, जो जमींदारी प्रथा पर आधारित थी, उसे पूरी तरह से नष्ट करने की आवश्यकता है। यदि देश को विकास के रास्ते पर चलना है, यदि देश को आधुनिकीकरण के रास्ते पर चलना है, तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन आवश्यक है। ये तीसरी बात किसके पक्ष में कि आखिर हमने नियोजित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई। चौथी और अंतिम बात, नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाने के पक्ष में जो थी, उसे कहते हैं बॉम्बे प्लान, बॉम्बे योजना। 1944, नेहरू रिपोर्ट तो 1938 की है। 1944 में कुछ उद्योगपति एक जगह इकट्ठे होते हैं बम्बई में, एक गुट बनाते हैं अपना और विचार विमर्श करते हैं कैसी अर्थव्यवस्था लाएं, क्योंकि उस समय तक भारत के स्वतंत्रता की बात लगभग स्पष्ट हो चुकी थी। ये साफ हो चुका था कि भारत आज नहीं तो कल अब स्वतंत्र होगा और अंग्रेज जाएंगे। ऐसी स्थिति में भारत में कैसी अर्थव्यवस्था हो, इसको लेकर जहां कांग्रेस या तत्कालीन नेता विचार विनिमय कर रहे थे, वहीं उद्योगपति भी अछूते नहीं थे। उन्होंने भी एक गुट बनाया और बम्बई में एक योजना बनाई, कई दिनों तक विचार विमर्श किया और अंत में कुछ प्रस्ताव रखे। क्या प्रस्ताव थे? पहला, सरकार जो है वो औद्योगिक और आर्थिक निवेश में क्या करे, पहल कदमी करे, यानी शुरुआत करे। सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेना होगा। इनिशिएटिव, पहल कदमी मतलब इनिशिएटिव किसे करना होगा? सरकार को करना होगा। किसमें? उद्योग और आर्थिक निवेश के रूप में पैसा लगाना होगा सरकार को। उद्योग स्थापित करने के लिए पैसा देना होगा सरकार को, तो इस पे पहल कदमी करना। दूसरा, उनका विचार था कि आर्थिक विकास और औद्योगिकरण देश में केवल निजी हाथों में नहीं किया जा सकता, अर्थात केवल प्राइवेट सेक्टर औद्योगिकरण नहीं कर सकते। मायने, सरकार को औद्योगिकरण की दिशा में उतना ही सक्रिय होना होगा, बल्कि ज़्यादा सक्रिय निजी क्षेत्र की तुलना में। यानी वे भी चाहते थे कि सरकारी मदद के बल पर आर्थिक विकास की आवश्यकता है।
देश में आर्थिक विकास और औद्योगिकरण केवल निजी आधार पर या पूंजीपतियों के बल पर या उद्योगपतियों के बल पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, ऐसा उनका कहना था। अर्थात सरकारी दखल की, सरकारी उपक्रमों की आवश्यकता है। ये प्रस्ताव बॉम्बे प्लान कहलाता है। और इस प्रकार भारत में अपनाए गए जो नियोजित विकास के जो बीज हैं, जो बाद में हमने नियोजित विकास को अपनाया, इसके जो बीज हैं वो भारत की स्वतंत्रता से पहले ही बो दिए गए थे। जैसा कि हमने नेशनल प्लानिंग कमेटी नेहरू के प्रस्ताव में देखा, जैसा कि हमने बॉम्बे प्लान में देखा, आदि आदि। तो नियोजित विकास हमारे यहाँ एक स्वाभाविक रूप से स्वीकृत कर ली गई। विचार मंथन बहुत हुआ, लेकिन अधिकतम लोगों के बीच में सहमति बनी कि भारत का आर्थिक मॉडल ऐसा होगा जिसमें सरकारी उपक्रम बड़े बड़े उद्योगों के लिए, राष्ट्रीय हित के मामलों के लिए अवश्य रहें।